यूपीएससी क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने हिमालय के विभाजन के बारे में बताया था, जिसमें हमने ये बताया था कि हिमालय का विभाजन दो आधार पर किया जा सकता है। एक तो पर्वत श्रेणियों के आधार पर, दूसरा किस आधार पर करेंगे विभाजन किया जा सकता है, वो है नदी घाटियों के आधार पर। तो हमने जब पिछले वीडियो में ये बताया था कि इसका विभाजन पर्वत श्रेणियों के आधार पर किया जा सकता है, तो उसमें हमने बताया था कि तीन भाग हो सकते हैं, तीन भागों में किया जा सकता है। एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा जो मुख्य हिमालय है उसकी बात करते हैं, और उसके साथ साथ में पूर्वोत्तर हिमालय में। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे कि कौन कौन सी इसमें पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, कौन कौन सी माउंटेन रेंज हैं, उनकी कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ट्रांस हिमालय की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं इसका निर्माण कब हुआ था। तो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो हुआ था क्रिटेशियस काल में। इसका निर्माण कब हुआ है? क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ था। और पिछले वीडियो में ही ये बात मैंने बताई थी कि इसमें जो भारत में है वो तीन श्रेणियां इसमें हैं। कितनी श्रेणियां इसमें आती हैं? तीन। एक काराकोरम, लद्दाख, और इसके बाद में जास्कर। जास्कर। अब ट्रांस हिमालय के बारे में एक बात ये है, आपने इसके अभी हम लोग मैप पर देखेंगे, मैप में कहा है कि यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। तो यहाँ पर शीत कटबंधी, शीत कटबंधी का मतलब है ऊंचाई पर काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर हमेशा ठंडक रहती है और पूरे साल भर यहाँ पर बर्फ जमा रहता है। इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? तो शीत कटबंधी जलवायु। जलवायु कैसी हो जाएगी? शीत कटबंधी। क्लाइमेट शीत, फ्रिजिड जोन है अब, शीत कटिबंधी। जिसकी वजह से यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमा रहता है, वर्ष भर बर्फ रहता है। अब क्योंकि यहाँ पर शीत कटबंधी जलवायु है, वर्ष भर बर्फ रहता है, तो यहाँ पर जो वनस्पति है तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो वनस्पतियों का यहाँ पर अभाव है, वनस्पति का अभाव है, वनस्पति का अभाव है। जिससे यहाँ पर लद्दाख का जो एरिया है वहां पर शीत मरुस्थल का निर्माण हो गया है। लद्दाख में शीत मरुस्थल का निर्माण हो गया। शीत मरुस्थल का निर्माण हो गया है, और पूरे भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। सबसे कम वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है, सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। और यहीं पर जो ट्रांस हिमालय वाला ही पार्ट है, लद्दाख वाला पार्ट है, यहीं पर एक स्थान है द्रास। जो द्रास स्थान है यह भारत का सबसे ठंडा स्थान, भारत का सबसे ठंडा स्थान है, सबसे ठंडा स्थान है। और इसका निर्माण किससे हुआ है? अवसादी चट्टानों से हुआ। निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ। अवसादी चट्टान से। इस चीज और आपने पढ़ी होगी कि गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो ये जो ट्रांस हिमालय है ये अंगारा लैंड का पार्ट है, यानी लारेशिया का पार्ट है। किसका भाग है? तो इसे अंगारा लैंड या लारेशिया, इसे लारेशिया या अंगारा लैंड का भाग माना जाता है। लैंड का भाग माना जाता है।
माना जाता है। तो इतनी बातें हमने सबसे पहले समझ ली ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में मतलब कि जो ट्रांस हिमालय में जो पर्वत श्रेणियां आती हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उन सब के बारे में कॉमन चीजें है कि इसका सबका निर्माण क्रेटेशियस काल में हुआ था। इसमें मुख्य रूप से जो भारत में है, वैसे लद्दाख, कैलाश भी इसमें आता है, लेकिन कैलाश तो भारत में है नहीं, वो तो तिब्बत में है। तो यहाँ पर 3 श्रेणियों की बात करेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यहाँ की जलवायु कैसी है? तो शीत कटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर बर्फ रहती है, और वर्ष भर बर्फ रहती है, तो इसमें वनस्पतियां नहीं होती, इसलिए वनस्पतियों का अभाव है। और यहाँ पर शीत मरुस्थल का निर्माण हो गया है, जिसमें सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। और भारत का जो एक स्थान है द्रास, द्रास में सबसे, भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्रास। उसका निर्माण कैसे हुआ है? तो अवसादी चट्टानों से हुआ है, और इससे अंगारालैंड या लारेशिया का भाग माना जाता है। अब इसमें हम एक एक पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसको मैप में समझ लेते हैं कि मैप में कहाँ पर ये पर्वत श्रेणियां हैं, और उसको समझने के बाद हम फिर इसको लिख लेंगे क्या है। देखिए, ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से लद्दाख वाले पार्ट में फैला हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट लद्दाख पार्ट है, ये वाला, ये लद्दाख वाला पार्ट है, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। तो सबसे पहले एक बात समझिएगा कि भारत के ऊपर उत्तर में यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है पामीर का पठार। जरूर आपने पढ़ा होगा इसको, ये पामीर का पठार, पामीर का पठार। और इसको गांठ के रूप में जानते हैं, नॉट गांठ के रूप में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं निकली। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, तो एग्जाम्पल में एक, तो यहाँ से इधर चीन चली जाती है ऐसे, जिसको बोलते हैं कुनलुन सांग, कुनलुन चीन में है। यहाँ से ही इस साइड में एक अफगानिस्तान निकल जाती है, जिसे हिंदुकुश बोलते हैं, हिंदकुश अफगानिस्तान में है। और यहीं से इस साइड में यानी पाकिस्तान में सुलेमान और कृथर के नाम से कुछ पर्वत निकल जाते हैं, सुलेमान और कृथर, कृथर से। और इसी से लगी हुई इंडिया में एक माउंटेन आ जाता है, जिसको बोलते हैं काराकोरम। तो ये भारत में है काराकोरम, यहाँ पर ये है काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम के दक्षिण पूर्व में, यानी यहाँ पर इस जगह लद्दाख है, और इसके दक्षिण में यहाँ पर जास्कर है, इस तरीके से यहाँ पर जास्कर। कैलाश पर्वत कहाँ पर है? तो कैलाश पर्वत कुछ इस जगह तिब्बत में है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कैलाश है, ठीक है। तो लद्दाख में ही, ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर इन तीनों पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है, जिसमें ये कैलाश, कैलाश के बाद में लद्दाख, और लद्दाख के बाद में जास्कर। इसका क्रम भी याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण में जास्कर, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो जो काराकोरम है, काराकोरम रेंज में यहाँ पर एक चोटी है, इसमें ये चोटी है, जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जिसको बोलते हैं केटू, यानी गॉडविन ऑस्टिन। इसके ईस्ट में ब्रॉड, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा मशेरब्रुम, यहाँ पर इसमें
मसेरब्रुम, और मसेरब्रुम के बाद में ईस्ट में देखेंगे तो गसेरब्रुम सेकेंड, यहाँ पर गसेरब्रुम सेकेंड और गसेरब्रुम फर्स्ट। तो ये कुछ चोटियां हैं जिसमें केटू, ब्रॉड, मसेरब्रुम, गसेरब्रुम और गसेरब्रुम सेकंड, गसेरब्रुम फर्स्ट है। ये जो काराकोरम है, इस काराकोरम में ये जो भारत है, भारत की सबसे उत्तर पर्वत श्रेणी है, उत्तरतम श्रेणी है, और इसके उत्तर में सक्सम घाटी है, सक्सम की घाटी है, और यह पामीर के पठार से जुड़ा हुआ है। इसे उच्च एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है, साथ साथ में से कृष्णगिरी भी कहते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं इसमें, फिर इसके आगे पढ़ते हैं इसमें और क्या क्या चीजें आती है। इसमें कुछ प्रमुख हिमनद है, हिमनद का मतलब है कुछ ग्लेशियर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आगे पढ़ा जाएगा। तो पहले काराकोरम के बारे में लिख लिया जाए इसके बारे में। तो काराकोरम में मैंने बताया आपको काराकोरम श्रेणी में हमने बताया कि इसका जो अन्य नाम है वो क्या नाम है, कृष्णगिरी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, कृष्णगिरी। कृष्णगिरी इसका अन्य नाम है। इसके साथ साथ में इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और यह भारत के उत्तरतम श्रेणी है, भारत की उत्तरतम श्रेणी है, उत्तरतम श्रेणी है। और एक बात जो मैंने आपको बताई कि पामीर के पठार से, ये पामीर की गांठ से जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ है इसके उत्तर में, इसके उत्तर में साक्सगम की घाटी है, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है साक्सगम की घाटी। और इसमें हमने अभी आपको कुछ पर्वत शिखरों के बारे में बात की हमने, पर्वत शिखर यानी चोटियां कौन कौन सी है। एक हमने आपको बताई भी कि इसमें एक चोटी है, वो कौन सी है। तो सबसे पहले थी केटू, दूसरी हमने बताई एक ब्रॉड, तीसरी मशेरब्रुम, मशेरब्रुम के बाद में गसेरब्रुम सेकंड, और इसके बाद में है गसेरब्रुम फर्स्ट, गसेरब्रुम फर्स्ट। और आप अगर मैप में आप देखेंगे, जो ऑक्सफोर्ड एटलस है उसमें देखेंगे, तो ये क्रम में मिलेगा आपको पश्चिम से पूर्व। ये जो क्रम है वो पश्चिम से पूर्व है, मतलब कि केटू से गसेरब्रुम फर्स्ट, ये पश्चिम से पूर्व का क्रम भी है। इसको ध्यान रखिएगा, एक बार मैप में जरूर देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। अब इसमें अगर हम बात करें केटू की, तो केटू का नामकरण जो है वो नामकरण 1852 में हुआ था, 1852 में हुआ था। इसका नामकरण 1852 में हुआ था। और नामकरण किया किसने था, तो टी जी मोटगो मेयर, इन्होंने किया था। ये भारत की, अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, तो 8611 मीटर। और ये भारत की, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की दूसरी, विश्व की सेकंड हाईएस्ट पीक है ये। और ये वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में पीओके में है। वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में ये पीओके में है।
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम देख लेते हैं प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं। हिमनद का मतलब है ग्लेशियर कौन कौन से हैं। तो इसके ग्लेशियर में काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रमुख ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर देखिए, देखिए आपने एक नाम तो सुना होगा जरूर, जिसमें सियाचिन आता है। तो प्रमुख ग्लेशियर में जो पहली चीज पहला आता है वो है बाल्टोरा। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि मान लीजिए ये काराकोरम है, इस तरीके से काराकोरम है ये। काराकोरम है, और ये वेस्ट वेस्ट का पार्ट है, पश्चिम का, और ये पूर्व का पार्ट है। तो इसमें जो हम ग्लेशियर लिखेंगे वो क्रम से लिखेंगे, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम में। तो देखिए पहला जो ग्लेशियर मिलेगा वो मिलेगा आपको बाल्टूरा। यहाँ पर ग्लेशियर कौन सा होगा? बाल्टूरा। बाल्टूरा। इसके बाद ईस्ट में कौन होगा? इस पर। फिर इसके बाद ईस्ट में कौन सा होगा? बियाफो। बियाफो के ईस्ट में कौन सा होगा? बाल्टोरा। बाल्टोरा। बाल्टोरो। बाल्टोरा के ईस्ट में कौन सा है? सियाचिन। और सियाचिन के ईस्ट में कौन सा है? रीमो। रीमो। तो ये काराकोरम में कुछ ग्लेशियर हैं, जिसमें सबसे पश्चिम में देख रहे हैं तो बाल्टोरा है, और सबसे पूर्व में कौन सा है? रीमो है। इसमें अगर हम सियाचिन की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये सबसे ऊंचाई पर भी स्थित है। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा भारत में, सबसे ऊंचा। और ये ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित, के बीच विवादित है। इससे जुड़ा हुआ एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत से जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है सियाचिन ग्लेशियर से। ठीक है। और कब का ऑपरेशन है ये? तो 1884, 1984 में ये ऑपरेशन किया गया था। तो सियाचिन और जो अन्य ग्लेशियर हैं उनके बारे में देखा। एक बात और समझ लीजिएगा, ये जो ऊपर के दो ग्लेशियर हैं बाल्टोरा और हिस्पर, ये दोनों ग्लेशियर हंजा घाटी में हैं। दोनों ग्लेशियर कहाँ पर है? हंजा घाटी में है। बियाफो और बोल्टोरा शिगारो घाटी, शिगारो घाटी में है। और सियाचिन नुब्रा घाटी में। यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है। इस तरीके से हम लोगों ने काराकोरम के बारे में देख लिया। अगला हमारा जो माउंटेन है वो है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी।
पहली बात इसमें समझना है कि ये काराकोरम के दक्षिण में है। काराकोरम के दक्षिण में है। यहाँ पर देखिए अभी हमने बनाया था इसमें, तो काराकोरम का दक्षिण में है। और ये जो नदी है, ये श्योक रिवर, यानी यहाँ से देखिए इस तरीके से श्योक नदी निकलती है, यहाँ पर श्योक नदी निकलती है। और अभी हम लोगों ने मतलब इसके पीछे वाले वीडियो में देखा था, यहाँ इस साइड से लद्दाख वो सिंधु नदी आती है इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे यहाँ से निकल जाती है पाकिस्तान में। तो सिंधु नदी है ये, और ये श्योक नदी है। श्योक नदी है। तो लद्दाख जो श्रेणी है वो श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में है। ठीक है। और यहीं पर एक बात समझ लीजिए कि जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में है, और यहीं पर इस साइड में यहाँ पर इस जगह पर लेह है, यहाँ पर लेह है। तो ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और इसी में इसकी जो चोटी है उसका नाम क्या है, राका पोसी इसकी चोटी है। तो यहाँ पर हम इतनी बात लिख लेते हैं कि जो लद्दाख काराकोरम का दक्षिण में है, और श्योक और सिंधु के मध्य में बहती है। श्योक नदी और सिंधु नदी के मध्य बहती है, यहीं पर हमने अभी आपको बताया कि जो सिंधु नदी है, ये नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य है। लद्दाख और जास्कर के मध्य है, और लेह सिंध के दाहिने तट पर स्थित है। लेह सिंध के दाहिने तट पर, दाहिने तट पर। इसकी चोटी का नाम है राका पोसी। चोटी कौन सी है, राका पोसी। तो इतना हमने लद्दाख के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद जो दूसरी चोटी आती है, दूसरी श्रेणी है, उसका नाम है जास्कर। दूसरी कौन सी है, जास्कर। देखिए जास्कर के बारे में पहली बात यही है कि ये जो जास्कर है ये लद्दाख के दक्षिण में है। लद्दाख के दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण में है। और ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी के क्षेत्र में कारगिल स्थित है। कारगिल इस श्रेणी के क्षेत्र में है। कारगिल तो हम लोग सब लोग जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसी पर्वत श्रेणी से जास्कर नदी का उद्गम भी होता है। जास्कर नदी का उद्गम होता है, और ये नदी कहाँ जाती है, तो सिंध में जाकर के मिलती है। सिंध नदी की सहायक नदी।
सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। यहाँ से रिवर निकलती है और सिंध में जाकर के मिल जाती है, यहाँ से ऐसे, इस तरीके से। तो ये जास्कर रिवर है जो कि सिंध में जाकर के मिलती है। इसके बाद तीन ही हैं, तीन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम इसको जो एटलस मैप है उसके बाद उस पर देख लेते हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और मैप आपको देखने में इजी हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हमने ट्रांस हिमालय देखा है। अब हम थोड़ा सा मैप वर्क देख लेते हैं कि जो ऑक्सफोर्ड एटलस है उस पर कैसे है। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो क्लियर, तो आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर देखिए काराकोरम है, ये काराकोरम दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा लद्दाख रेंज यहाँ पर। और लद्दाख रेंज के बारे में क्या दिखाई दे रहा है, जास्कर रेंज। यहाँ पर देखिएगा जास्कर रेंज दिखाई दे, तीन रेंज दिखाई दे रही होंगी। इसी में यहाँ पर देखिए K2 है, ब्रॉड है, फिर मशेरब्रुम है, और मशेरब्रुम के साथ में यहाँ पर देखिएगा गशेरब्रुम सेकंड, गशेरब्रुम फर्स्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा श्योक रिवर है यहाँ पर, इस तरीके से ये श्योक रिवर इधर आती है यहाँ पर ऐसे। और ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इंडस रिवर है यहाँ पर ऐसे। तो श्योक रिवर इंडस में जाकर के मिल जाती है, ये श्योक रिवर यहाँ पर इंडस में जाकर के मिल जाती है यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से। और यहीं पर देखिए लेह है, जो कि मैंने आपको बताया था इंडस के दाहिने साइड में है। और जास्कर की जब बात करेंगे, जास्कर का साइड में यहाँ पर क्या है, कारगिल है। और यहीं पर जो हमने ग्लेशियर की बात की थी, रेमो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, यहीं पर देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो हिस्पर, सबसे पहले बाल्टोरा ग्लेशियर, फिर हिस्पर है, फिर बियाफे है, फिर बाल्टोरो है, फिर सियाचिन है, फिर रेमू है। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। ट्रांस हिमालय में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इतनी ही हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें महान हिमालय या बृहद हिमालय के बारे में, जिसमें हम मुख्य हिमालय मतलब जो ग्रेट हिमालय उसके बारे में पढ़ेंगे, मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, और इसका साथ साथ में शिवालय के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं, चोटियों के साथ साथ में कौन सा उसमें ग्लेशियर है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।